हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हम पढ़ रहे थे यूपीएससी ईपीएफओ में आने वाले एक टॉपिक इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज के बारे में, जिसमें हमने कल लेबर लॉ में फैक्ट्री कारखाना अधिनियम 1948 के बारे में पढ़ा था, यानी कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के बारे में, यानी कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बारे में। तो इससे पहले कि आज के सेशन की शुरुआत हो, आपसे एक बात बताना है कि इस सेशन में आपको कई सारी एडिशनल न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि आपसे वो जानकारी ना छूटे और आपको पेपर में वो क्वेश्चन गलत करके ना आए। और आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम टॉपिक और उसके कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। तो जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, यानी कि यहाँ पर वेजेस की बात होने वाली है। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि न्यूनतम मजदूरी क्या होती है। न्यूनतम मजदूरी का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए एक निर्धारित सैलरी निर्धारित कर दी जाती है, एक निर्धारित वेजेस तय कर दिए जाते हैं जिसको उन्हें देना ही देना है, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे वो सार्वजनिक कर्मचारी हो या फिर निजी, उनको वो वेजेस देना ही देना है जिसे केंद्र और राज्य सरकार तय करती हैं। अगर कोई कंपनी या एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को वो वेजेस नहीं देता है तो वो दंड का पात्र बन जाता है। तो इसे न्यूनतम मजदूरी कहते हैं। तो न्यूनतम मजदूरी आपके समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के बारे में। तो जेनेवा में 1928 में मिनिमम वेजेस फिक्सिंग मशीनरी कन्वेंशन हुआ था और उसमें पारित प्रस्तावों को इंटरनेशनल लेबर कोड में समाविष्ट किया गया। इन प्रस्तावों को कार्य रूप में परिणत करने हेतु प्रयास होते रहे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इस संबंध में प्रभावी भूमिका निभाई, जिसके कन्वेंशन के पक्षकारों से यह अपेक्षा की गई कि वे अपने अपने देश में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण की दिशा में सार्थक कदम उठाएं। इस अधिनियम में सन 1948 में पारित किए जाने के पूर्व एक आयोग को गठित किया गया जिसने मजदूरों की दशाओं, उनकी अन्य सुसंगत परिस्थितियों और आवश्यक सुधार लाने की दिशा में उठाए जाने वाले प्रभावी कदमों के बारे में अध्ययन का भार सौंपा। उसने अपने प्रतिवेदन में बड़ी गहराई तक के विचार विमर्शों को रखा और संसार के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में देय मजदूरियों का तुलनात्मक विवेचन करने के साथ ही कम मजदूरी के प्रभाव की ओर संकेत किया। इस आयोग की संस्तुतियों के परिणाम स्वरूप ही यह अधिनियम सामने आया। इसका संक्षिप्त नाम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 रखा गया। जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर यह संपूर्ण भारत में समान रूप से लागू हुआ। अब प्रेजेंट में बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है। तो अधिनियम के पारित किए जाने की परिस्थितियां आज की परिस्थितियों से बिल्कुल ही अलग थी। कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय से 1970 के संशोधन द्वारा वहां भी लागू कर दिया गया। इसका आधार सन 1928 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा स्वीकृत न्यूनतम मजदूरी का प्रश्न ड्राफ्ट कन्वेंशन है, जिसमें इसके निर्धारण की मशीनरी के निर्माण तथा सदस्य देशों द्वारा एक राष्ट्रीय नीति अपनाने पर जोर दिया गया। अब हम बात करते हैं अधिनियम के प्रवर्तन के बारे में। तो अधिनियम का प्रवर्तन ऐसे नियोजनों पर लागू होता है जो असंगठित हैं और अनुसूची में वर्णित है तथा समुचित सरकार के विवेक के अधीन या अधिनियम किन्हीं अन्य नियोजनों पर भी लागू किया जा सकता है। यद्यपि यह केंद्रीय सरकार द्वारा पारित किया गया है, लेकिन इसे राज्य सरकारें भी लागू कर सकती हैं, केवल उन अनुसूचित नियोजनों को छोड़कर जो केंद्रीय सरकार के प्राधिकार द्वारा संचालित होते हैं। मतलब कि ये नियम राज्य सरकार उन क्षेत्रों में लागू नहीं कर सकती हैं जो क्षेत्र केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं, यानी कि संघ सूची में आती हैं। लेकिन राज्य सूची में जो विषय आएंगे उसमें राज्य सरकार इससे रिलेटेड कानून बना सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं उद्देश्य की। तो अधिनियम का जो उद्देश्य है वो है मजदूरों की दयनीय दशा में सुधार लाना, न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने की सुरक्षा प्रदान करना तथा उन्हें अपनी कार्य क्षमता कायम रखने का अनुकूल अवसर देना। अधिनियम की प्रियम्बल से ही इस उद्देश्य का आभास मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग कुछ नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी दरों के लागू करने के निमित्त ही इसे अधिनियमित किया गया। जैसा करना
चाहिए था। इससे स्वामी या नियोजकों तथा कर्मकारों के बीच आर्थिक विषमता पूर्णतः दूर तो नहीं होती, फिर भी प्राचीन काल से कई शोषण प्रवृत्ति पर वैदिक ढंग से प्रतिषेध लगा दिया गया है। अब इस अधिनियम के पारित हो जाने से कोई भी नियोजक किसी कर्मकार से वैयक्तिक कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट न्यूनतम मजदूरी लेने के लिए बाध्य जोर मनमाने ढंग से उसका शोषण नहीं कर सकता। उसका उद्देश्य पूंजीपतियों, मिल मालिकों आदि से कम संगठित, कम सुविधापान समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को शोषण से बचाना है। मतलब कि जितने भी लेबर हैं उनका शारीरिक और मानसिक शोषण ना होने पाए, इसलिए इस अधिनियम को लाया गया और एक न्यूनतम मजदूरी तय कर दी गई कि ये मजदूरी इन्हें मिलेगी ही मिलेगी। जो जो नियोक्ता इस मजदूरी को नहीं देगा वो कानून के दायरे में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं न्यूनतम मजदूरी के दो उद्देश्य क्या हैं। तो अब हम बात करते हैं कर्मकार अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने के 31वें सम्मेलन में केंद्र सरकार से 2 सिफारिशें की गई। पहली सिफारिश ये की गई कि प्रत्येक प्रमुख उद्योग के लिए संवैधानिक वेतन मंडल बनाने के संदर्भ में विधेयक प्रस्तुत करे। दूसरी यह कि मुख्य सलाहकार बोर्ड की स्थापना के लिए आवश्यक विधेयक पेश किया जाए ताकि राज्य वेतन मंडलों की कार्यप्रणाली से समन्वय स्थापित किया जा सके। राष्ट्रीय वेतन नीति का मसला सरकार के समक्ष विचाराधीन है। राष्ट्रीय श्रम आयोग का ऐसा विचार है कि राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन ना तो उचित है और न वांछित है। अब हम बात करते हैं अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इस अधिनियम को पारित करना देश के श्रम इतिहास में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम था, जिसने मांग और पूर्ति के सिद्धांत से वेतन निर्धारण की अपेक्षा राज्य द्वारा मजदूरी का नियमन करने का तंत्र स्थापित किया। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने 1969 ने इस अधिनियम को महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि सन 1948 में इस अधिनियम का विचार पूर्णतया नवीन तथा क्रांतिकारी था। अब हम बात करते हैं कि इस अधिनियम में कमियां क्या हैं। तो इस अधिनियम का क्षेत्र व्यापक न होकर संकुचित है। रेशम, दिया सलाई, होटल, रेस्टोरेंट, लकड़ी चीरना, बर्तन, जूट, खुदाई का काम आदि जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों का इसमें समावेश नहीं किया गया। वे उद्योग इसकी परिधि से अछूते रह जाते हैं जहां 10 से कम श्रमिक होते हैं। यद्यपि उनकी खराब दशा के नाते इसे वहां लागू होना चाहिए। इसमें राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में प्रावधान न होना खटकता है और कुछ छूट असंगत लगती है। जैसे यह प्रावधान कि अधिनियम राज्य में तब लागू होगा जब किसी उद्योग में कम से कम 1000 श्रमिक हों। किसी नियोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी उचित सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना अवैध या अनुचित नहीं है, भले ही पूरे राज्य में विवादग्रस्त नियोजन में 1000 से कम कर्मचारी हैं। प्रस्तुत वाद में भागलपुर तथा सुल्तानगंज में गंगा में नाव चलाकर पार करने वाले मल्लाहों के लिए नोटिफिकेशन जारी करके जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई वे उस दर पर मजदूरी पाने के हकदार माने जाएंगे। सरकार की कार्यवाही उचित और वैध है। अच्छी जानकारों के अभाव में मजदूरी निर्धारण में दोष रह जाता है। जब सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा उसे निर्धारित करती है तो समिति के सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त होने के कारण मजदूरों के हितों का बराबर ध्यान नहीं रखते हैं। और आखिरी पॉइंट है कि नगद मजदूरी के अलावा अमौद्रिक भुगतान की छूट देना दोषपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा। इसके अंतर्गत वेतन दरों में संशोधन बहुत थोड़े तरीके और बहुत देरी से हो पाता है। पिछले 3 दशकों से निरंतर तीव्र गति से जारी मुद्रास्फीति स्थितियों में जब स्फीति ने सभी श्रेणियों के श्रमिकों के वास्तविक वेतन पर पानी फेर दिया, तब यह कानून श्रमिकों के हितों के अनुकूल सिद्ध हुआ। इस कानून के अंतर्गत जीवन निर्वाह योग्य के आधार पर नियत न्यूनतम वेतन के मापदंड ने वास्तव में सेवा योजकों की वेतन दरें न्यून जीवन निर्वाह स्तर से नीचे रखने में मदद पहुंचाई है। अब हम बात करते हैं कि मजदूरी क्या होती है। तो मजदूरी से तात्पर्य ऐसे सभी पारिश्रमिक से है जो धन के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता हो और जो किसी ऐसे नियोजित को नियोजन की बाबत देय होगा, बशर्ते नियोजन की अभिव्यक्ति या विवक्षित शर्तें पूर्ण कर ली गई हैं। तो कर्मकारों को उनके नियोजन या कार्य करने के लिए देय होते हैं। इसमें आवास भाड़ा भत्ता यानी हाउस रेंट अलाउंस भी सम्मिलित होता है। किंतु मजदूरी की परिभाषा में कुछ चीज़ें नहीं शामिल की जाती हैं। वो क्या हैं? पहली है कि आवास आपूर्ति, प्रकाश पूर्ति, पेयजल, चिकित्सीय परिचर्चा का मूल्य, किसी दूसरी सुख सुविधा या कोई सेवा जो समुचित सरकार की धारणा या विशेष आशा द्वारा अपवर्जित है यानी एक्सक्लूडेड है। तीसरी है पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड या किसी अन्य सार्वजनिक बीमे की योजना के अधीन नियोजक द्वारा दिया गया अंशदान,
कोई यात्रा भत्ता या यात्रा विषयक रियायत का मूल्य, ऐसी कोई धनराशि जो नियोजित व्यक्ति को अपने नियोजन की प्रकृति के कारण अपने पर किए गए विशेष व्ययों को चुकाने के लिए देय राशि, या सेवा विमुक्त पर देय उपदान राशि, ग्रेच्युटी, ये मजदूरी की परिभाषा के अंदर नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेजेस की। तो मजदूरी में क्या सम्मिलित नहीं है? तो मजदूरी सेवा संविदा या नियोजन के भाव की ओर इंगित करती है। यात्रा भत्ता के रूप में ली जाने वाली राशि मजदूरी के परिभाषा में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि उसमें मजदूरी के तत्व नहीं होते हैं। मध्य प्रदेश बीड़ी उद्योग संघ बनाम सागर मध्य प्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निश्चय में इसकी पुष्टि होती है कि प्रत्याभत्त मजदूरी कामबंदी प्रतिकर की प्रकृति की देय कोई रकम मजदूरी के अंतर्गत नहीं आती है। अब हम बात करते हैं श्रमिकों के लिए पारिश्रमिक की। तो फेयर वेजेस कमेटी ने अपना प्रतिवेदन दिया, जिसे भारत सरकार ने 1949 में प्रकाशित किया था। उसके अनुसार मजदूरियों का विभाजन 4 स्तर पर है। पहला है निर्वाह मजदूरी यानी लिविंग वेजेस, दूसरा है न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेजेस, तीसरा है उचित मजदूरी फेयर वेजेस, चौथा है आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी। तो जीवन निर्वाह मजदूरियों से अभिप्राय ऐसी मजदूरी से है जिसकी प्राप्ति से श्रमिक न केवल पेट पाल सकने की ही स्थिति में हो, बल्कि अपने बाल बच्चों, स्त्री आदि आश्रितों के भरण पोषण, जीवन बीमा, आवास, वस्त्रादि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन करने की क्षमता भी रख सके और सभ्य समाज में सभ्य नागरिक की भांति अपना जीवन यापन कर सके। ऐसी मजदूरी में जो सबसे उच्च मजदूरी को प्रदर्शित करती है और उचित मजदूरी से भी अधिक होती है। सुख सुविधा पाने के साथ ही वृद्धावस्था तथा दुर्दिन में सहारे की भी व्यवस्था होती है। हमारा अंतिम लक्ष्य इसी की उपलब्धि कराने का है, क्योंकि उचित मजदूरी समिति के अनुसार जीवन निर्वाह मजदूरी की उच्चतम सीमा है। केवल अपना निर्वाह करने पर मजदूरी पाने का कोई भी सभ्य देश समर्थन नहीं करता। फ्रांस के कृषिवादी अर्थशास्त्री रिकार्डो के अनुसार श्रम जीवियों की मजदूरी उनके जीवन व्यय निर्वाह के बराबर होती है, अर्थात उनके जीवित रहने के लिए पर्याप्त समझी जाने वाली मजदूरी ही दी जाती है, वो न इससे अधिक होती है न कम। इसलिए इस सिद्धांत को आयरन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, लौह सिद्धांत कहा जाता है। ऐसी मजदूरी उसकी अनिवार्यताएं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए और अन्य सामाजिक आवश्यकताएं भी संतुष्ट हो जाए, जैसे दवा, पत्र व्यवहार, मनोरंजन, यात्रा इत्यादि। सामान्य जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक धनराशि न्यूनतम मजदूरी कहलाती है। अब हम बात करते हैं मजदूरी के निर्धारण करने वाले तत्व, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो वेजेस के फिक्सेशन में सहायता करते हैं। तो मजदूरी निर्धारण में भौगोलिक स्थिति, सामाजिक परिस्थितियां, रहन सहन की पारिवारिक तथा सामुदायिक स्थिति तथा स्तर, क्षेत्र की आर्थिक कमजोरी या मजबूती, शिक्षा का विस्तार, दक्ष तथा अदक्ष तथा तकनीकी श्रमिकों की उपलब्धि, रोजगार परक सुविधाओं की उपलब्धता या अनुपलब्धता, सामान्य वर्ग के श्रमिकों की उपलब्धता, मजदूरी की आर्थिक, शैक्षणिक, शारीरिक तथा मानसिक योग्यता, सरकार की श्रम संबंधी नीति, श्रमिक संघों का दबाव, श्रमिकों की मांग की सीमा और अनुपातिक या आपूर्ति का आधिक्य, श्रमिकों की उत्पादकता, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, नियोजकों की वित्तीय स्थिति, उत्पादित माल की खपत की सीमा, मांग और संभावनाएं, लाभ और हानि की स्थिति, उद्योगों की देय क्षमता, श्रमिकों का अनुभव तथा प्रोफेशनल मैनेजमेंट का ज्ञान तथा क्षमता, ये सारी चीज़ें मजदूरी को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। अब हम बात करते हैं उचित मजदूरी की। फेयर वेजेस क्या होती है? तो उचित वेतन समिति 1949 ने यह मत व्यक्त किया कि उचित मजदूरी न्यूनतम तथा जीवन निर्वाह मजदूरी के बीच की मजदूरी होती है। इसकी प्रकृति भी आर्थिक विकास की दर के साथ ऊंची नीची हो सकती है और इसकी सीमा देय क्षमता से ही निर्धारित की जाती है। नैरो सेंस में सामान्य कार्य के लिए पड़ोस तथा उसी ट्रेड में प्रचलित दर पर देय मजदूरी का उचित मजदूरी समानार्थी है। स्वीकृत मानक मजदूरी की तुलना में इसे निर्धारित किया जा सकता है और मानक का निर्धारण संगठित उद्योगों के संदर्भ में किया जा सकता है, जहां कर्मकार नियोजक से अच्छी प्रकार से सौदेबाजी करने की स्थिति में होते हैं। सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति, उत्पादकता, उद्योग की देय क्षमता, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, समीपस्थ मजदूरी दरें एवं राज्य की मजदूरी नीति, तत्व संबंधी विधि आदि इसके निर्धारित करने के आधार होते हैं और इसमें कुछ तत्व महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जैसे मजदूरी की प्रचलित दरें, उद्योग का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में स्थान, श्रम की उत्पादकता, राष्ट्रीय आय का स्तर एवं इसका वितरण, श्रमिक के कार्यभार तथा उसके 3 सदस्यीय परिवार से संबंध स्थापित किया जाना उचित होगा। उचित मजदूरी के निर्धारण के लिए देश के विभिन्न उद्योगों के लिए मजदूरी बोर्ड गठित किए गए हैं जो अनवरत रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं न्यूनतम मजदूरी दर की अदायगी की, यानी कि पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस की। तो धारा 12
धारा के अनुसार नियोजक बिना किसी कटौती के, जैसा कि ऐसे और पूर्ति के साथ तदर्थ विहित किया जाए, अधिसूचित नियोजन में अपने अधीन प्रत्येक कर्मकार की अधिसूचना द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम मजदूरी नहीं देगा। मतलब कि जो मजदूरी सरकार द्वारा तय कर दी गई है उस मजदूरी से नीचे मजदूरी नहीं देगा जो नियोक्ता होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो दंड का भागी होगा। और धारा 12 का उपबंध 1 परमादेश के न्यूनतम दर इस अधिनियम के अंतर्गत घंटे, दिन या ऐसे लंबे समय के लिए जैसा कि विहित किया जाए आधार पर नियत की गई है। किसी निर्धारित दिन या घंटे से अधिक काम करता है तो नियोजक इस अधिनियम के अधीन लागू विधि के अनुसार निश्चित की गई उचित दर पर मजदूरी का भुगतान करेगा, लेकिन उस मामले में इस अधिनियम की बात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जहां कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की धारा 59 के उपबंध लागू होते हैं। ओवर टाइम का मतलब होता है कि धारा 14 के अनुसार जहां कि ऐसा कर्मकार जिसकी मजदूरी की न्यूनतम दर इस अधिनियम के अंतर्गत घंटे, दिन या ऐसे लंबे समय के लिए, मतलब कि अगर कोई मजदूर ओवर टाइम करता है, तो ओवर टाइम का भी पैसा उसको देना पड़ेगा इस अधिनियम के तहत। तो ये है मजदूरी का, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम बात करते हैं कि मजदूरी की गणना करने का ढंग क्या होता है। तो प्रतिकर की अदायगी के आदेश देने से पहले आयुक्त को दुर्घटनाग्रस्त कर्मकार की मजदूरी का सही आकलन धारा 5 में दिए गए नियमों के अनुसार कर लेना आवश्यक है। यह धारा पहले तो ग्रसित एवं उसको स्पष्ट करती है वह इस अधिनियम और प्रयोजन के लिए, तथा दूसरे मासिक मजदूरी का अर्थ है 1 महीने की सेवा के लिए देय समझी जाने वाली मजदूरी, चाहे वह मासिक देनी हो या किसी अन्य अवधि के अनुसार देय रेट पर तय हो। उनकी गणना जो की जाएगी वो इसी आधार पर की जाएगी। अब हम बात करते हैं इंस्पेक्टर की, निरीक्षक की बात करते हैं। तो धारा 16 में समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निरीक्षकों की नियुक्ति की घोषणा करती है। उनकी योग्यताओं का उल्लेख इस धारा में नहीं है। निरीक्षकों की कितनी संख्या होगी यह समुचित सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। कार्यावधि को देखते हुए आवश्यकता के अनुसार औद्योगिक स्थापनों में अधिनियम के नियमों के समुचित पालनार्थ एवं कार्य के सहज संपादन हेतु अभीष्ट संख्या में उनकी नियुक्ति होगी। अब हम बात करते हैं उनका क्षेत्राधिकार क्या होगा। तो नियुक्ति के समय ही सरकार उनकी स्थानीय सीमाओं, क्षेत्राधिकार को निर्धारित कर देगी जिसमें निरीक्षक अपने कार्य के लाभ संपन्न करेंगे। प्रारंभ में ऐसा विभाजन कर देना उचित और बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे निरीक्षकों में पारस्परिक क्षेत्राधिकार संबंधी द्वंद्व उत्पन्न नहीं होगा। वे अपना अपना दायित्व अच्छी तरह समझेंगे और एक दूसरे पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति के शिकार नहीं होंगे। निरीक्षक के आधार नियमों के अधीन वह निम्न अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। पहला है निरीक्षक के अधिकार में कार्यस्थल पर प्रवेश की जांच का अधिकार। इसमें रिकॉर्ड या अभिलेख होगा, रजिस्टर होगा, सूचना होगी। कार्य के लिए भुगतान संबंधी ईमानदारी की शक्ति। अपराध में अनुसंगत समझे तो अभिलेख प्रतियां ले सकता है और परिसर में व्यक्ति से पूछताछ भी कर सकता है जो इंस्पेक्टर होता है। अब हम बात करते हैं नियोजक के दायित्व एवं उत्पन्न विस्तार। इस अध्याय में अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर नियोजक के लिए दंड का प्रावधान धारा 22 का खा एवं 22 गा में किया गया है। अन्य बातों से जुड़े हुए उसके दायित्व की समीक्षा आवश्यक है जिसका निम्न दशाओं में उदय होता है। पहला, जब नियोजक किसी कर्मकार वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम दर से न्यून दर पर मजदूरी की अदायगी करता है तो प्रत्येक नियोजक का यह परम कर्तव्य होता है कि वह सरकार द्वारा निर्धारित दर से ही मजदूरी का भुगतान करे। ऐसा न करने पर वह उत्तरदायी बनाया जाएगा। जब वह धारा 13 के किसी नियम या दिए गए आदेश का उल्लंघन करेगा तो धारा 13 में निर्धारित काम के घंटों से अधिक कर्मकारों से काम लेना दंडनीय अपराध माना जाएगा। जब प्राधिकृत न होने पर कर्मकारों के वस्तु रूप में मजदूर अदा करता है तो धारा 11 में ऐसा उपबंध है कि इस अधिनियम के अंतर्गत देय मजदूरी का भुगतान नगद होगा, लेकिन उपधारा 2 में सुसंगत परिस्थितियों, प्रचलित रिवाजों तथा आवश्यकताओं के आधार पर सरकार द्वारा छूट देने का भी उपबंध है। समय से अधिक काम कराने पर यानी ओवर टाइम कराने पर, समय अधिक की मजदूरी ना देने पर वाई मार्मर्डे अंडर DMW वेज एक्ट में कहा गया है कि ओवर टाइम में जस्टली बी फिक्स्ड एट डबल द वेजेस ऑर्डिनरीली रिसीव्ड बाय द वर्कमैन एज अ फैक्ट। धारा 18 के अनुसार पंजिका एवं अभिलेख न रखने पर प्रत्येक नियोजक के लिए रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा जिसमें निम्नतम मजदूरी की देय दर तय की जाएगी, मजदूरी से की गई कटौती का विवरण होगा, वास्तविक भुगतान की गई मजदूरी और अधिक समय
तक काम किए गए दिनों का योग होगा। और धारा 18(2) के अनुसार जब विहित ढंग से फैक्ट्री या कर्मशाला में विहित रूप से वे नोटिस को प्रदर्शित नहीं करेगा तो मुख्य प्रवेश द्वार पर एक अंग्रेजी और दूसरी हिंदी में अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में नोटिस लगाई जानी चाहिए। जब वह निरीक्षक के कार्यों में बाधा उत्पन्न करेगा तो रजिस्टर अभिलेखों का निरीक्षण नहीं करने पर या उसकी प्रतिलिपि नहीं लेने देगा। गलत ढंग से जब नियोजक कर्मकार के दावे को नहीं मानता, जब वह प्रदत्त रकम को अपने पास ही रखता है या उसका उपयोग स्वयं अपने लिए करता है, नियोजित से कम दर पर मजदूरी देने, उनके विशेषाधिकारों या रियायतों को समाप्त करने के संबंध में कोई गुप्त समझौता करने पर नियोजक उत्तरदायी माना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ओवर टाइम क्या होता है। तो ओवर टाइम का मतलब होता है कि मजदूरी की निम्नतम दर इस अधिनियम के अधीन घंटे, दिन या ऐसे दीर्घतर मजदूरी कालावधि के हिस्सा जैसे विहित की जाए नियत की गई है। किसी भी दिन उतने घंटों से जितने से, मतलब कि अगर कोई मजदूर एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, अगर कोई कर्म जो नियोक्ता है अगर उससे वो 20 घंटे का काम ले रहा है तो इसे ओवर टाइम कहेंगे। तो ये ओवर टाइम के अंतर्गत आ जाएगा। तो अगर ओवर टाइम का अगर उसको पेमेंट नहीं किया जाएगा तो नियोजक को दंड का पात्र बनना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पेनाल्टीज की। तो पेनाल्टीज में दंड दोनों प्रकार का दिया जा सकता है, आर्थिक और कारावासीय। कारावास 6 महीने तक और 50% तक का आर्थिक दंड या दोनों एक साथ दिए जा सकते हैं। यह अपराध की गंभीरता तथा सुसंगत तथ्यों पर निर्भर करेगा। और अर्थदंड करते समय न्यायालय उस प्रतिकार की रकम पर विचार करेगा जिसे धारा 20 के अंतर्गत अपराधी के खिलाफ देने का आदेश दिया जा चुका है। इस दंड विधान के पूरक के रूप में अन्य अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। धारा 22 ख के अनुसार जो भी नियोजक इस अधिनियम के किसी प्रावधान या उसके अधीन किसी निर्मित नियम या दिए गए आदेश का उल्लंघन करता है तो तदर्थ अधिनियम में कोई पेनाल्टी नहीं है, तो उसे 500 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि अपराधों के प्रसंज्ञान के लिए कौन सी बातें आवश्यक हैं जो ये रिकॉग्नाइज करेंगी कि ये अपराध है। तो धारा 20 के अंतर्गत अपराध गठित करने वाले तथ्यों के बारे में प्राधिकारी के समक्ष आवेदन अगर आता है, उसे पूर्णतः या अंशतः स्वीकार किया जा चुका है, समुचित सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा शिकायत करने की अनुमति दे दी गई है, निरीक्षक की पूर्व आज्ञा प्राप्त कर ली गई है, धारा 22 के खंड ए और बी के अधीन प्रदत्त आज्ञा के दिन से 1 महीने नहीं व्यतीत हुए हैं, धारा 22(a) के अधीन अपराध के लिए किए जाने से अभी 6 महीने से अधिक नहीं बीता है। हम देखते हैं कि अपराधों के प्रसंज्ञान की 2 कसौटियां हैं, समय और निरीक्षक का पूर्वादेश या सरकार की आज्ञा। अब हम बात करते हैं वादों का वर्जन यानी बार ऑफ सूट्स। तो धारा 24 उन शर्तों का उल्लेख करती है जिनके रहते हुए न्यायालय कोई भी वाद विचारार्थ स्वीकार नहीं करेगा। मजदूरी की वसूली के लिए न्यायालयीय क्षेत्राधिकार प्रयुक्त नहीं होगा। जन दावे की रकम धारा 20 के अंतर्गत ऐसे आवेदन का विषय है जो वादी द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किया गया है। वादी के पक्ष में उस धारा के अधीन निर्देश के विषय का गठन है या उक्त धारा के अधीन किसी कार्यवाही में यह निर्णय हो चुका है कि वह वादी को ड्यू नहीं है या उपधारा के अधीन आवेदन के द्वारा वसूल किया जा सकता था। तो ये था हमारा कि बार ऑफ सूट्स क्या होता है। ये लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन है क्योंकि ये धाराएं जो लिखी गई हैं इसको ऐसे ही समझा जा सकता है, इसको सरल भाषा में और नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में। तो किसी राशि के नियोजक के यहाँ से शोध रह जाने या अन्य प्रकार से अपने हितों पर कुप्रभाव पड़ने पर रिलीफ के लिए कर्मकार धारा 20 और 21 जिसमें मजदूरी के संबंध में उत्पन्न होने वाले दावों को सुनने एवं निर्णय प्रदान करने संबंधी उपबंध का अवलंबन ले सकता है। दावों के उचित निर्धारण के लिए सरकार द्वारा अधिकारी नियुक्त होते हैं जो उनके औचित्य को निश्चित करते हैं। समुचित सरकार कर्मकार प्रतिकार के मामलों में निपटाने के लिए आयुक्त की नियुक्ति करती है। आयुक्त के अलावा किसी भी क्षेत्र के लिए श्रम आयुक्त के रूप में कार्य करने वाला केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई अधिकारी जो श्रम आयुक्त के पद से निम्न स्तर का नहीं है या दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कोई भी अनुभव प्राप्त अधिकारी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट की किसी निर्दिष्ट क्षेत्र के न्यूनतम मजदूरी दर से कम भुगतान के संबंध में किए गए दावों को या आराम के दिनों में देय पारिश्रमिक या धारा 13 की उपधारा 1 के खंड बी और सी के अधीन किए गए कार्यों के लिए पारिश्रमिक या धारा 14 के अंतर्गत अतिकाल मजदूरी के संबंध में किए गए दावों को सुनने तथा निर्णय करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि प्राधिकारी कौन हो सकता
सकता है। तो कर्मकार प्रतिकर आयुक्त श्रम आयुक्त के रूप में कार्यरत केंद्रीय सरकार का कोई अधिकारी, राज्य सरकार का अधिकारी श्रम आयुक्त से नीचे दर्जे का नहीं होना चाहिए, सिविल कोर्ट का कोई अनुभव प्राप्त न्यायाधीश, स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, ये लोग प्राधिकारी बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है उसमें जो है कहाँ गया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन। तो सितंबर 2016 को मजदूर संघों की हड़ताल को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अकुशल तथा गैर कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 246 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 350 रुपये प्रतिदिन या 9100 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इस बढ़ोतरी को अपर्याप्त बताते हुए सभी मजदूर संघों ने इसका विरोध किया। आखिर न्यूनतम मजदूरी का पैमाना क्या होना चाहिए, इस पर काफ़ी लंबे समय से बहस जारी है। न्यूनतम वेतन अधिनियम स्वतंत्र भारत के लिए सबसे प्रारंभिक कानूनों में से एक है, जिसे 1948 में ही संविधान के लागू होने से पहले बना लिया गया था। सन 1948 में उचित मजदूरी तय करने के लिए त्रिपक्षीय समिति बनाई गई थी। इस समिति ने मजदूरी या वेतन को 3 श्रेणी में बांटा था। पहला जीने के लिए मजदूरी, दूसरा उचित मजदूरी और तीसरा न्यूनतम मजदूरी। तो जीवन जीने योग्य मजदूरी का मतलब है कि जिसमें मजदूर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ स्वास्थ्य एवं बुढ़ापे के लिए भी सुरक्षा प्राप्त कर सके। उचित मजदूरी पहले वाले से कम थी, न्यूनतम मजदूरी सबसे कम थी और इसका एक संवैधानिक पक्ष भी था। आज राष्ट्रवादी नीति निर्धारकों एवं बड़े व्यापारियों में इस बात पर आम सहमति है कि भारत में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन यह कितनी हो इस पर एक मत होना अभी भी शेष है। कई बार यह भी सवाल उठा है कि क्या भारत में न्यूनतम मजदूरी तय करने की आवश्यकता है। इस बात को खारिज करने के लिए यह तर्क दिया जाता है कि उदारीकरण के दौर में सरकार की बजाय बाजार को न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार होना चाहिए और इससे दक्षता और प्रतियोगिता दोनों ही बढ़ेंगे। न्यूनतम मजदूरी की बात को यह कहकर भी नकारा जाता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के मेक इन इंडिया के नारे के लिए यह उचित नहीं है। मेक इन इंडिया का सपना पूरा करने के लिए बांग्लादेश, श्रीलंका तथा कंबोडिया जैसे देशों की अपेक्षा भारत में मजदूरी का कम होना बहुत जरूरी है। हाल में चीन में मजदूरी बढ़ने के कारण वहां के कपड़ा एवं चमड़ा उद्योग बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे उन देशों में जा रहे हैं जहां मजदूरी कम है। अर्थशास्त्री इसकी सार्थकता न देखते हुए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को ही खत्म करने की बात करते हैं। उनका कहना है कि जब भारत अभी तक 1970 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के न्यूनतम मजदूरी संबंधी दिशा निर्देशों को लागू नहीं कर पाया है, तो फिर इस अधिनियम को बनाए रखने का क्या औचित्य है। और सच्चाई ये भी है कि इस अधिनियम को भले ही किसी सरकार ने गंभीरता से ना लिया हो, परंतु किसी सरकार ने इसे रद्द करने की हिम्मत भी नहीं दिखाई है। भारतीय मजदूर संघ के ए.के. पद्मनाभ का कहना है कि अगर सरकार अनुबंधित श्रमिकों का सचमुच में हित चाहती है तो उसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन करके नियमित एवं अनुबंधित श्रमिकों के वेतन में समानता लानी चाहिए। सरकार चाहे तो न्यूनतम मजदूरी की दर को तय करने के लिए एक सुधार प्रस्ताव ला सकती है। उम्मीद है कि यह आम सहमति से पारित भी हो जाएगा। इससे अनुबंधित श्रमिकों की दशा में निश्चित रूप से सुधार होगा। अब हम बात करते हैं प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 में संशोधन के बारे में। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 के जरिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में संशोधनों को अपनी कार्योत्तर स्वीकृति दे दी है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 मातृत्व के समय महिला के रोजगार की रक्षा करता है और मातृत्व लाभ का हकदार बनाता है, अर्थात अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए पूरे भुगतान के साथ उसे काम से अनुपस्थित रहने की सुविधा ये अधिनियम देता है। यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों के रोजगार वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू है। ये संशोधन संगठित क्षेत्र के लगभग 1.8 मिलियन महिला श्रमबल के लिए मददगार साबित होता है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में किए गए जो संशोधन है वो देख लेते हैं। तो पहला संशोधन ये किया गया कि कमीशन मदर और एडॉप्टिंग मदर के लिए 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ, घर से काम करने की सुविधा। कमीशनिंग मदर और एडॉप्टिंग मदर के लिए 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ, घर से काम करने की सुविधा। 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रेच का अनिवार्य प्रावधान। अब हम बात करते हैं इसकी वजह क्या है। तो वजह यह है कि बच्चे की वृद्धि एवं विकास के लिए बचपन में माँ द्वारा की जाने वाली देखभाल अहम होती है। 44वें, 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन ने मातृत्व लाभ 24 सप्ताह तक बढ़ाने की सिफारिश की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने
मातृत्व लाभ 8 माह तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। त्रिपक्षीय विचार विमर्श में सभी हितधारकों ने सामान्य रूप में संशोधन प्रस्ताव का समर्थन किया है। अब हम बात करते हैं प्रसूति पर सुविधा संशोधन अधिनियम 2017 के बारे में। तो इसकी विशेषताएं क्या है, हम ये देखते हैं। तो इस अधिनियम के अनुसार कामकाजी महिलाओं का प्रसूति अवकाश पूर्व के 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह तक कर दिया गया है। 2 बच्चों के पश्चात यह अवकाश सिर्फ 12 सप्ताह का ही होगा। बच्चों को गोद लेने वाली माताओं को यह अवकाश 12 सप्ताह का ही प्रदान किया गया है। किसी संगठन के नियोक्ता द्वारा महिला कर्मचारी के बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सुविधा अनुसार घर से कार्य संपादन को प्राथमिकता नियोक्ता द्वारा महिला कर्मचारी को प्रदान किए जाएंगे। अब हम इसका मूल्यांकन करते हैं। तो यह अधिनियम केवल संगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए लाभप्रद है, परंतु असंगठित क्षेत्र की महिलाएं लाभ से वंचित है, अतः उद्देश्य पूर्णतः सफल नहीं है। इस कानून से नियोक्ता पर अधिक वित्तीय दबाव की स्थिति बनेगी, जिससे वे महिलाओं की भर्ती कम करने पर जोर देंगे। सरकार द्वारा किसी भी वित्तीय कोष का वर्णन नहीं, जिससे भी नियोक्ता पर वित्तीय दबाव ज़्यादा, मतलब कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनको तो इसका लाभ मिलेगा, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में है उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। और प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयर होगा उस पर दबाव की स्थिति बनेगी और वो ज़्यादा प्रोडक्शन करवाने में सक्षम नहीं हो पाएगा जब वो किसी को मैटरनिटी लीव देगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है प्राइवेट सेक्टर पे लागू ना होकर के गवर्नमेंट सेक्टर पे लागू है। अगर प्राइवेट सेक्टर पे लागू भी किया जाता है तो प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है कि एम्प्लॉयर महिलाओं को भर्ती ही ना करे, उनको जॉब देने से मना कर दे। तो ये इसका कुछ निगेटिव फैक्टर है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय श्रम आयोग की, कि राष्ट्रीय श्रम आयोग क्या है। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग भारत की एक सांविधिक संस्था है जो श्रम कानूनों में संशोधन प्रस्तावित करती है। प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना भारत सरकार ने दिसंबर 1966 में किया। श्री पीवी गजेंद्रडकर की अध्यक्षता में देश के मालिकों तथा श्रमिकों के मध्य अच्छे संबंधों को प्रोत्साहन देने की दिशा में इस आयोग को स्थापित किया गया। इसमें विशेष विषयों तथा कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों की श्रम संबंधी समस्याओं के अध्ययन के लिए 37 अध्ययन दल व समितियां नियुक्त की गई थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1969 में सरकार को दी। अब हम बात करते हैं प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें क्या थी। तो जो सिफारिशें हैं इसमें पहली सिफारिश ये की गई थी कि आयोग ने केंद्र तथा राज्य दोनों में स्थायी औद्योगिक संबंध स्थापित करने की सिफारिश की और इसमें औद्योगिक संघर्षों कर न्याय निर्णय करना, मध्यस्थता करना, विभिन्न श्रम संघों को प्रतिनिधि संघों के रूप में मान्यता देना, प्रत्येक राज्य में परमानेंट लेबर कोर्ट्स की स्थापना की जानी चाहिए, न्यायालय अवार्ड अधिकार व दायित्व के विषय में जो संघर्ष होंगे उनका समाधान करेंगे। इसके अतिरिक्त ये अवार्ड तथा उनके अंतर्गत अधिकार व दायित्व का अर्थ निकालेंगे एवं उनके कार्यान्वयन के विषय में जो विवाद संघर्षपूर्ण होंगे उनका निपटारा करेंगे। इन श्रम न्यायालयों को अनुचित श्रम व्यवहार संबंधी संघर्षों के संबंध में निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए। आयोग के मतानुसार औद्योगिक संघर्षों के समाधान के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग करना एक श्रेष्ठ साधन है। इस साधन को प्रोत्साहित करने के लिए आयोग ने अनेक कदम उठाने की सिफारिश की। आयोग ने इस बात का भी सुझाव दिया कि मिल मालिक श्रम संघों को अनिवार्य रूप से मान्यता दें, जिससे कि वे प्रबंधकों के साथ सुविधापूर्ण सौदेबाजी कर सकें। हड़ताल और तालाबंदियों के संबंध में आयोग ने कहा कि कुछ परिस्थितियों में इन साधनों का सहयोग करना न्याय संगत एवं आवश्यक होता है, लेकिन आयोग ने हड़ताल और तालाबंदी करने पर कुछ पाबंदियां लगाने की भी सिफारिश की थी। और आयोग ने और सिफारिशें क्या की थी वो भी देखते हैं। आयोग ने अगली सिफारिश ये की थी कि श्रम संघों को संगठनात्मक तथा वित्तीय दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए अनेक ठोस सुझाव दिए जाएं। आयोग ने अनेक ऐसे सुझाव दिए जिनके क्रियान्वयन में श्रम संघों की परस्पर कटुता कम हो एवं वे राष्ट्र के आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान देने में समर्थ हो सके। आयोग ने मजदूरी निश्चित करने के माध्यम के रूप में मजदूरी बोर्डों के महत्व पर बल दिया तथा उनके प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन के लिए अनेक सुझाव दिए। आयोग के मतानुसार मजदूरी बोर्डों का जो भी सर्वसम्मत निर्णय हो उस पर अमल करना कानूनन अनिवार्य होना चाहिए। राष्ट्रीय श्रम आयोग के बहुमत की यह सिफारिश थी कि भविष्य निधि के लिए योगदान की दर वर्तमान 6.25% से बढ़ाकर 8% कर दी जाए तथा जहां पहले 8% है वहां बढ़ाकर 10% कर दी जाए। कृषि भूमि के संबंध में आयोग ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1949 को लागू करने का सुझाव दिया तथा कहा कि सबसे पहले इसे बहुत कम मजदूरी वाले क्षेत्रों में प्रारंभ किया जाए। इसके अतिरिक्त आयोग ने एक समन्वित संस्था केंद्र तथा राज्य स्तर पर
समन्वय संस्था स्थापित करने की, कृषि श्रमिकों को गुटों में संगठित करने की, मजदूरी निर्धारण करने, उस पर पुनर्विचार करने आदि के विषय में भी सिफारिशें की हैं। सामान्य श्रम संहिता को के हित में आयोग ने अपना विचार प्रकट नहीं किया है। अब हम बात करते हैं द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की। तो द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग भारत सरकार ने 15 अक्टूबर 1999 को गठित किया। श्री रविंद्र वर्मा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग 2002 की संस्तुतियां क्या हैं वो देखते हैं। तो 1991 में देश में नई आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों की घोषणा की गई। इन नीतियों में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन प्लस ग्लोबलाइजेशन पर जोर दिया। इन नीतियों को ध्यान में रखते हुए देश में आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के लिए विशेष कदम उठाए गए। परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में विद्यमान श्रम कानूनों में संशोधन एवं परिवर्तन में 1999 के दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया। उनके कुछ अधिकार जो श्रमिकों को प्राप्त हुए वो अधिकार हैं: अपनी स्वेच्छा से काम करने का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, बाल श्रम का प्रतिषेध, कार्य की समुचित तथा मानवीय दशाओं की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। तो ये कुछ अधिकार दिए गए श्रमिकों को। और क्या है? मजदूरों की सुरक्षा, प्रतिवेदन निवारण का अधिकार, प्रबंध में भागीदारी का अधिकार, प्रसूति हित लाभ, बाल देखभाल, कर्मकार क्षतिपूर्ति, चिकित्सकीय हित लाभ, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए नेशनल लेबर कमीशन तथा राज्यों में लेबर कमीशन का गठन। केवल मान्यता प्राप्त श्रम संघीय हड़ताल में जाने की घोषणा कर सकते हैं। हड़ताल घोषित करने के लिए 51 कर्मचारियों का हड़ताल के पक्ष में मत अनिवार्य है। 300 या इससे अधिक संख्या में कर्मकारों को नियोजित करने वाले स्थापनों के लिए ले ऑफ छटनी करने के पहले सरकार की अनुमति प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा। देश में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण आवश्यक है। श्रम कानूनों के समुचित अनुपालन के लिए ऑल इंडिया लेबर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का गठन भी होना जरूरी है। श्रम कानूनों से संबंधित न्यायिक कार्यों के निष्पादन है तो ऑल इंडिया लेबर जुडिशियल सर्विसेज का भी गठन करना आवश्यक, इन्होंने बताया था द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसकी स्थापना राष्ट्र संघ से संबद्ध एक स्वायत्त अंतर सरकारी अभिकरण के रूप में 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। यह 1946 में संयुक्त राष्ट्र का प्रथम विशिष्ट अभिकरण बना। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, ये याद रखने वाली चीज़ है। ILO का मूल उद्देश्य रहन सहन के स्तर एवं श्रम की अन्य दशाओं को सुधारने तथा पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना, अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संधियों एवं सिफारिशों के आधार पर श्रम मानदंडों की रचना करता है तथा रोजगार संवर्धन, मानव संसाधन विकास, सामाजिक संस्थाओं के विकास, ग्रामीण विकास, लघु उद्योग, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग का विस्तार करता है। संगठन द्वारा विशेषज्ञ अभियानों एवं फेलोशिप कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न देशों की सरकारों की प्रेरक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ILO के संविधान के अनुसार श्रम की दशाओं में सुधार लाने के लक्ष्य को काम के घंटों के नियमन, श्रम आपूर्ति के विनियमन, बेरोजगारी के निवारण, पर्याप्त श्रम मूल्य की व्यवस्था, कार्य से संबद्ध जोखिमों से श्रमिकों की सुरक्षा, मूल देश से पृथक देशों में नियोजित मजदूरों के हितों की सुरक्षा के प्रावधानों, समान कार्य हेतु समान मजदूरी के सिद्धांत के क्रियान्वयन के लिए श्रमिक संघ के अधिकार की मान्यता था, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के संगठन इत्यादि के माध्यम से हासिल किया जाता है। सदस्य देशों को ILO की बैठकों या सम्मेलनों में स्वीकार की गई संधियों को अपने प्रतिस्पर्धा राष्ट्रों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना पड़ता है। संधि को अनुमोदित करने वाले राष्ट्र अपने कानूनों को संधि की शर्तों के अनुसार परिवर्तित करते हैं तथा नियतकालिक रूप से इन कानूनों के क्रियान्वयन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। सितंबर 1999 तक ILO सम्मेलन द्वारा 182 संधियां तथा 190 सिफारिशें स्वीकार की जा चुकी थी जो संयुक्त होकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संहिता का निर्माण करती हैं। कार्यस्थल पर मूलभूत सिद्धांतों एवं अधिकारों की ILO उद्घोषणा जो 1998 में स्वीकार की गई है में सदस्य देशों से अपेक्षा की गई है कि वे श्रमिकों के सामूहिक सौदेबाजी एवं संघ की स्वतंत्रता के अधिकारों को प्रोत्साहित करें, बेगार प्रथा एवं बाल श्रम का उन्मूलन करें तथा रोजगार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में भेदभाव को प्रतिबंधित करें। बाल श्रम के घातक रूपों को प्रतिबंधित करने वाली एक संधि को 1999 में अंगीकार किया गया।
और आईएलओ की संरचना प्रतिनिधियों की त्रिस्तरीय प्रणाली पर आधारित है, जिसमें सरकारें, नियोक्ता एवं नियोजक शामिल होते हैं। इनके प्रमुख अंगों में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, शासकीय निकाय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान, उन्नत तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय सम्मिलित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की बैठक वार्षिक होती है। प्रत्येक देश सम्मेलन में 2 सरकारी, 1 नियोक्ता एवं 1 श्रमिक प्रतिनिधि भेजता है। सम्मेलन का कार्य शासकीय निकाय का चुनाव करना, श्रम मानदंडों को तय करना तथा आईएलओ के बजट को स्वीकृति देना होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय आईएलओ के सचिवालय के रूप में कार्य करता है, जिसका प्रधान महानिदेशक होता है। यह कार्यालय सामाजिक व आर्थिक प्रश्नों से जुड़ी सूचनाएं प्रकाशित करता है। आईएलओ के अंगों की बैठकों हेतु दस्तावेज तैयार करता है, विशेष अध्ययनों को संचालित करता है तथा सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संघों को परामर्श एवं सहायता प्रदान करता है। आईएलओ द्वारा 1960 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान जिनेवा द्वारा सामाजिक और श्रम नीति से जुड़ी शिक्षा एवं अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आईएलओ द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान देने के लिए ट्यूरिन में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है। आईएलओ के सदस्यों की संख्या 1999 में 174 थी। 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी इसे दिया जा चुका है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो शासकीय निकाय 28 सदस्य सरकारों, 14 सदस्य नियोक्ताओं तथा 14 सदस्य श्रमिकों से जुड़े होते हैं। 28 सरकारी प्रतिनिधियों में से 10 सदस्य औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों से संबद्ध होते हैं। स्थायी सदस्यता प्राप्त इन देशों में मतलब किन देशों को स्थायी सदस्यता प्राप्त है, तो ब्राजील को, चाइना को, भारत को, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, रूस, अमेरिकी एवं इंग्लैंड स्थायी सदस्यता में शामिल हैं। शासकीय निकाय की बैठक वर्ष में 3-4 बार होती है। यह निकाय सम्मेलन में प्रस्तुत करने से पूर्व बजट की समीक्षा करता है तथा विभिन्न औद्योगिक समितियों के कार्यों की समीक्षा करता है। आईएलओ के महानिदेशक की नियुक्ति करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के कार्य का अधीक्षण करता है। तो ये था हमारा आईएलओ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अब हम बात करते हैं कि जो लेबर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो लेबर जो होते हैं ना 5 प्रकार के होते हैं। पहले अनस्किल्ड होते हैं, दूसरे सेमी स्किल्ड होते हैं, तीसरे स्किल्ड होते हैं और चौथे हाईली स्किल्ड होते हैं और 5वें क्लैरिकल वर्कर होते हैं। तो जो अनस्किल्ड लोग होते हैं उनमें वे लोग आते हैं जो शारीरिक श्रम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि ईंट उठाना, ईंट देना इधर उधर। सेमी स्किल्ड में वो लोग आते हैं जो थोड़ा बहुत काम जानते हैं, जैसा कि आपने घर बनाने का उदाहरण लेते हैं तो घर बनाते समय जो लेबर मोरंग और सीमेंट को मिला के वो तैयार करता है उसे हम सेमी कहते हैं, सेमी स्किल्ड। और जो स्किल्ड होता है वो लोग आते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। और हाईली स्किल्ड में वो लोग आते हैं जो पीओपी करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं या फिर भवन का निर्माण करने वाले लोग हाईली स्किल्ड लेबर के अंतर्गत आते हैं। और क्लैरिकल वर्क करने वाले वे लोग होते हैं जो लोग कागजात संबंधी काम करते हैं, मतलब कि इनका लेखा जोखा रखते हैं, इनका रजिस्टर बना के रखते हैं कि कौन आया कौन गया। तो ये वर्कर 4 प्रकार के होते हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड और क्लैरिकल वर्क। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने आपसे डिस्कस कर ली हैं। इसके बाहर आपके पेपर में कुछ नहीं आने वाला है, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर लें और उसमें भी ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कल हमारा लेबर लॉ का आखिरी लेक्चर होगा, उसी के साथ हमारा यूपीएससी एपीएफओ में जो ये टॉपिक था इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ वो कल समाप्त हो जाएगा। कल हम समझेंगे जो संशोधन हुए हैं, भारत सरकार ने जो 2019 में संशोधन किए हैं लेबर लॉ में, वो हम पढ़ने वाले हैं कल। और इसी के साथ हमारा लेबर लॉ समाप्त हो जाएगा और इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस का टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।